हेलो एवरीवन, दिस इज़ काशिफ नफीस। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल का एक चैप्टर जो कि लैंग्वेज है। यहाँ पे हम जानेंगे कि लैंग्वेज क्या है, क्यों यूज़ करते हैं लैंग्वेज का, कितने प्रकार की लैंग्वेज होती है और एक्चुअल में इसका यूज़ है क्या हमारे कंप्यूटर फील्ड में। इसके अलावा हम जानेंगे इसकी जनरेशन या किस किस अलग अलग सन में किस किस प्रकार की लैंग्वेज हमारे सामने आई। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं लैंग्वेज के बारे में। जितने भी लोग कंप्यूटर एग्जामिनेशन से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बड़े काम का है। पेन कॉपी लेके साथ में बैठिएगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं लैंग्वेज के बारे में। व्हाट इज़ द लैंग्वेज? लैंग्वेज जनरली अगर आप सोचें तो जैसे हम लोग अलग अलग भाषाएं समझते हैं और अलग अलग भाषाओं के हिसाब से बातें करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं अपनी बातें, सेम थीम पे काम करता है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, आप जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो प्रोसेसर जो है सिर्फ कोड वर्ड समझता है। वो हमारी इंग्लिश में बोली गई बातों को नहीं समझता है। तो वो जो प्रोसेसर है, जो कोड वर्ड समझ रहा है, जो कोड वर्ड्स की लैंग्वेज को समझ रहा है, वही एक्चुअल में लैंग्वेज है। हमको लैंग्वेज सीखना पड़ता है कंप्यूटर से बात करने के लिए। अब आप कहेंगे कंप्यूटर से बात करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम MS वर्ड में काम करें, फोटोशॉप में काम करें, ड्राइंग करें, पिक्चर करें, कुछ भी। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये आपके लिए यूज़र इंटरफेस ऐसा क्रिएट करता है कि वो आपकी लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन अंदर जब आप यहाँ ड्राइंग करते हैं या कुछ लिख के सेव करते हैं तो वो जब प्रोसेसर के पास आपका ऑर्डर पहुँचता है ना, तो वो उसकी लैंग्वेज में पहुँचता है, आपकी लैंग्वेज में नहीं पहुँचता है। तो वो बीच में कन्वर्ट होकर प्रोसेसर की लैंग्वेज में पहुँचता है और वो फिर जवाब देता है। तो अब आप कहेंगे कि लैंग्वेज की फिर ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है एक्चुअल में जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कंप्यूटर में जब भी कभी आप सॉफ्टवेयर बनाने का काम करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएंगे, तब आपको लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आपको इसका निचोड़ समझ में आया होगा, सारांश समझ में आया होगा कि लैंग्वेज है क्या। लैंग्वेज प्रोसेसर की यानी कंप्यूटर की एक भाषा होती है। जब भी कभी हमें कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम बनाना होता है तो हमको कंप्यूटर की लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है अलग अलग समय में अलग अलग इंक्रीज होकर के या चेंज होकर हमारे सामने आई है। बहुत पुराने समय में अलग तरह की लैंग्वेज थी, फिर उसमें कुछ फेरबदल हुए, लैंग्वेज नए तरीके से हमारे सामने आई, उसके बाद फिर और नए तरीके से, एडवांस तरीके से हमारे सामने में लैंग्वेज आई। तो व्हाट इज़ द लैंग्वेज? लैंग्वेज कंप्यूटर की एक भाषा है। जब भी कभी हमें कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लिखना होता है या कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो हमको कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझना और सीखना पड़ता है, तभी हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हम आते हैं कि इसका यूज़ लगता कहाँ है। यह तो लगता कहाँ है? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका यूज़ लगता है। बाकी आप अगर अपने लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई लेटर बनाना है, कोई ड्राइंग बनाना है, फोटो में एडिटिंग करना है, वीडियो एडिट करना है, तो इसके लिए लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप फोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, अगर आप MS वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, अगर आप काइन मास्टर, फिल्मोरा इस तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाना चाहते हैं, तब आपको सॉफ्टवेयर बनाने का काम सीखना पड़ेगा, जिसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी को दूसरे शब्दों में कोडिंग कहा जाता है। आजकल आपने सुना होगा कि मुझे कोडिंग करना है, तो कोडिंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर बनाने की एक लैंग्वेज होती है जिसे हमको सीखना पड़ता है। अब मैं आता हूँ लैंग्वेज के टाइप्स में। तो लैंग्वेज के जो प्रकार होते हैं मेनली दो हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें फिर दो प्रकार है। लो का मीन समझ में आ रहा होगा आपको कि लोअर कैटेगरी में जो लैंग्वेज आ रही है या जो बहुत डिफिकल्ट है या बहुत पुरानी है, वो लो लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल लैंग्वेज में जो पहली लैंग्वेज, सबसे पुरानी लैंग्वेज है, वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? नाम से ही क्लियर हो रहा है। अगर आप कभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो शब्द का मीनिंग कनेक्ट करें उस थ्योरी से कि मशीन मीन्स मशीन पर आधारित लैंग्वेज। ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज जो मशीन पर आधारित है, जिसमें आपको मशीन कोड को सीखना पड़ता है, उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये लैंग्वेज हमारे लिए बड़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब यूज़र के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट है। अगर वो प्रोग्राम लिखेगा तो उसको मशीन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और मशीन लैंग्वेज टोटली कोड वर्ड्स में होती है।
अगर यहाँ पे हम किसी भी एक भी कोड वर्ड्स में या कोई शब्द में, किसी अक्षर में, किसी स्पेशल कैरेक्टर में मिस करते हैं तो आगे का पूरा प्रोग्राम एरर हो जाता है, गलत हो जाता है और वो प्रोग्राम रन नहीं होता है। तो मशीन लैंग्वेज बड़ी डिफ़िकल्ट थी। इसमें हमको मशीन के अनुसार लैंग्वेज सीख के और काम करना पड़ता था, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। इसका एक और नुकसान था कि अगर आप किसी एक कंप्यूटर में बैठ करके, जिसके कॉन्फ़िगरेशन अलग है, मान लीजिए P4 कंप्यूटर है, P3 कंप्यूटर है, डुअल कोर कंप्यूटर है, वहाँ पे बैठ करके आपने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया, बनाया, रेडी कर दिया। अब उस प्रोग्राम को उठा करके आप किसी Core i7 प्रोसेसर वाले में ले जा करके चलाएंगे तो मशीन लैंग्वेज में बनाया गया ऐसा प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम में, दूसरे कंप्यूटर में नहीं चलता, एरर आ जाता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को और ठीक किया गया, दूसरी लैंग्वेज आई। उस लैंग्वेज जो दूसरी कैटेगरी आई उसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में एक अनुवादक प्रोग्राम बनाया गया जिसे असेंबलर उस समय कहा जाता था। अनुवादक प्रोग्राम मीन्स ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है छोटा सा, जो हमारे द्वारा दिए गए ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है प्रोसेसर की लैंग्वेज में और फिर उसकी तरफ भेजता है, और प्रोसेसर से जो जवाब आता है उसे वापस कन्वर्ट करता है हमारी लैंग्वेज में और हमारे को बता देता है। तो इस प्रकार की लैंग्वेज थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हो गई, मतलब जो लोग प्रोग्राम बना रहे थे उनको थोड़ा आसान हो गया प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम लिखना, क्योंकि इसमें एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम आ गया। तो असेंबली लैंग्वेज सेकंड वाली लैंग्वेज हो गई। अब जो तीसरी लैंग्वेज आई, इस थर्ड लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज इसको कहा जाता है। इस लैंग्वेज में ट्रांसलेटर प्रोग्राम तो था ही, लेकिन इसमें कई ऐसे कोडिंग्स जनरेट की गई, ऐसे शब्द जनरेट किए गए। ये जो लैंग्वेज थी टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में थी और कुछ नंबर्स ज़रूरत पड़ती थी, तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखना बड़ा आसान हो गया। इस लैंग्वेज को समझना आसान हो गया, इस लैंग्वेज में काम करना आसान हो गया, ये लैंग्वेज यूज़र फ्रेंडली हो गई। और इस लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की फैसिलिटी मिली। मतलब अब आप सिर्फ कोड वर्ड लिख करके नहीं, बल्कि ड्राइंग एंड डिज़ाइन करके भी प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये फैसिलिटी मिल गई। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये GUI सपोर्टेड थी, मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आगे तो 3 प्रकार की लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज तीसरी प्रकार की लैंग्वेज है, और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है जो आज के समय में आप लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, उनके नाम भी इसमें हैं। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज आई तो फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल ये लैंग्वेजेस थी। उसके बाद विजुअल बेसिक आया, C आया, C++ आया, जावा आया, विजुअल बेसिक का .NET आया, फॉक्स प्रो भी पुराना एक लैंग्वेज है। तो ये जो नाम आप जान रहे हैं, इन जितने नामों को आप सुन चुके हैं, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में गिने जाते हैं। तो ये था लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे कि इसमें जनरेशन के हिसाब से कैसे बांटा जाए, तो जो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी वो 1940 से 1950 तक थी। इस जनरेशन की लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। इसके बाद सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आई, तो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज 1950 से 1958 तक चली, जिसे असेंबली लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरी जनरेशन आ गई। तीसरी जनरेशन कब बोला गया? जब हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। और हाई लेवल लैंग्वेज कब आई? 1958 से 1985 तक हाई लेवल लैंग्वेज चली, 1985 तक। इस समय फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल ये सब लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आ गई। वो कब आई? 1985 से आज तक जो लैंग्वेजेस चल रही है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग का, सॉफ्टवेयर बनाने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका C++, जावा, पाइथन, इसके अलावा विजुअल बेसिक का .NET, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये जनरेशन वाइज भी मैंने अलग अलग कर दिया। अब थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझिए। लैंग्वेज मतलब उस प्रोसेसर से हम प्रोग्राम बनाने के लिए जब बात करते हैं तो प्रोसेसर हमारी बातों को सुनता है और प्रोग्राम बना के हमें आउटपुट में देता है। तो प्रोग्राम बनाने में जो उसकी मशीन लैंग्वेज है, हम तो हमारे कोड में लिख रहे हैं, कमांड्स में लिख रहे हैं, सिंटैक्स लिख रहे हैं, टैग लिख रहे हैं, जो हम इंग्लिश में याद कर लिए हैं और उसको हम लिखते हैं। लेकिन मशीन कोड में जब परिवर्तित होता है तो कौन से कोड में परिवर्तित होता है मालूम आपको? वो जो कोड है वो बाइनरी कोड है, वो डेसिमल कोड है, वो हेक्साडेसिमल कोड है और वो ऑक्टल कोड है।
ये है एक्चुअल में मशीन लैंग्वेज, जिसको आप नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़े हैं। इधर आपको थंबनेल दिख रहा होगा साइड में, इस थंबनेल पे क्लिक करके आप नंबर सिस्टम के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी आपको दिखाई देगा, यहाँ से भी आप लिंक में जाइए और बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम ही मान लीजिए उसको, नंबर सिस्टम, उसके 4 प्रकार है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ये जो है यही है आपके सीपीयू के स्पेशल लैंग्वेजेस। सीपीयू सिर्फ इन्हीं कोड्स को समझता है और हम जो वहाँ से इंग्लिश के कोड, कमांड, टैग और सिंटैक्स लिख करके भेजते हैं अंदर, वो कन्वर्ट होता है इस नंबर सिस्टम में और प्रोसेसर को मिलता है। प्रोसेसर जब जवाब देता है तो फिर वो नंबर सिस्टम तरीके से लिख करके एक कमांड आता है जिसे इंटरप्रेटर और कंपाइलर सॉफ्टवेयर, जिसे असेंबलर भी कहते हैं, ये उसे अनुवाद करते हैं और वापस हमारी लैंग्वेज में सामने आउटपुट में हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों ये था पूरा लैंग्वेज के बारे में डिटेल। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो ज़रा सा भी तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।